गुड आफ्टरनून एवरीवन। बेसिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एक और नई वीडियो में जो आप लोगों के लिए लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। सीटेट जुलाई 2023 जितने भी अभ्यर्थीगण का टारगेट है कि सीटेट जुलाई 2023 को क्रैक करना है, इस बार तो करना है। तो बस ये टारगेट जो आपका जो सीटेट है इसको इस बार क्रैक करना है। तो इस चैनल से जुड़े रहेंगे और आपको 100% की गारंटी है कि आप इस चैनल से जुड़ करके आप सीटेट को क्रैक कर जाएंगे, नहीं सीटेट को अच्छा नंबर से आप पास कर जाएंगे, क्योंकि हम आपके लिए सभी सेक्शन का मतलब जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को या फिर जो भी इम्पोर्टेंस क्वेश्चन होगा या फिर कॉन्सेप्ट रहेगा वो इन सारा हम धीरे धीरे एक एक करके एग्ज़ाम से पहले हम सभी चीज़ को इस चैनल पर अपलोड कर देंगे। इसलिए आप लोग से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल पर जुड़े रहेंगे और सभी वीडियो को आप वॉच कीजिए और आप बार बार वॉच कीजिए। इससे क्या होगा, आपका सीटेट का जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही अच्छा आप लोगों का हो जाएगा। तो आज जो हम इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, ये आपका पेपर 1 के लिए जो आपका ईवीएस होता है। पेपर 1 में जो ईवीएस सेक्शन होता है आपका पर्यावरण अध्ययन, जो आपका 30 नंबर का, आप सभी जानते हैं कि 30 नंबर का जितना भी सेक्शन है वो 30 नंबर का होता है और प्रत्येक सेक्शन का उतना ही महत्व है जितना आप किसी भी सेक्शन को दे रहे हैं। इसलिए आप यह गलती नहीं कीजिएगा कि यह ईवीएस का है तो ये आसान होता है, तो हिंदी का है तो आसान होता है, अंग्रेजी है भारी, ऐसा कुछ नहीं। कोई भारी और कोई आसान नहीं, आपका प्रत्येक में 30 नंबर है। सभी नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आपको सभी को मिला के ही आपको पास करना होता है। आप किसी भी तरह से आपको क्वालिफाई करना है या फिर अच्छा नंबर से पास करना है। तो आपको ऐसा नहीं मन में रखना है कि ईवीएस को नहीं देखेंगे, ईवीएस को नहीं पढ़ेंगे तो केवल मैथ पढ़ेंगे, तो केवल हिंदी पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं। सभी को पढ़ना है, आपको कहीं से भी नंबर आना है ना, आप जिस सेक्शन से भी नंबर आप लेके आ गए और आप कट ऑफ पार कर गए, जो 90 नंबर जो आपका क्वालिफाइंग मार्क्स है उसको पार करके आप सीटेट में आप क्वालिफाई कर जाएंगे। इसलिए आपका यह मानसिकता को आप हटा दीजिए। यदि आप ऐसा सोच रहे हैं कि यह भारी वाला को देखेंगे या हल्का वाला नहीं देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। सभी पेपर को आप सम्मान कीजिए और सब में आपका नंबर रखना है बराबर है। 30 नंबर सभी में है, चाहे ईवीएस रहे, सीडीपी रहे, मैथमेटिक्स रहे, हिंदी रहे, अंग्रेजी रहे, किसी भी सब्जेक्ट में आपका कम नहीं है और सभी क्वेश्चन का महत्व एक ही जैसा है। इसलिए आप सभी क्वेश्चन को पढ़िए। ईवीएस से आसान है तो अच्छा है ना, 30 में 30 लेके आ जाइए, जो कि आपको कट ऑफ पार करने में आपको मदद मिलेगा। इसलिए आप सभी वीडियो को देखिए, चाहे जिस भी सेक्शन का वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं, और सभी के लिए आपका पेपर 2 के लिए भी वीडियो बहुत जल्द लेकर आ रहे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए आप सभी वीडियो को वॉच कीजिए और जहाँ से भी आपको नंबर हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा गेन करने की कोशिश कीजिए। चाहे सीडीपी पे हो, ईवीएस, इन सब में पकड़ आपका अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल हम सीडीपी पढ़ेंगे तो ईवीएस नहीं पढ़ेंगे, तो फिर ईवीएस में आपका मार्क्स नहीं आएगा ना, और नहीं आएगा तो फिर तो आपको बात तो वहीं चला जाएगा ना। हर हाल में आपको 110 प्लस आप कीजिए तो अच्छा स्कोर माना जाएगा सीटेट में। नहीं तो 90 तो बहुत सारा ला करके बैठा हुआ है, आप उसमें संतुष्ट हो जाते हैं। तो क्वालिफाई करना बहुत बड़ी बात नहीं है, क्वालिफाई करके कुछ होने वाला है नहीं, लेकिन आप ज़्यादा अच्छा नंबर से क्वालिफाई करेंगे तो फिर कुछ बात बनता है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पर्यावरण अध्ययन, जो कि आपका पेपर 1 के लिए होता है। ईवीएस जो कि आपका सेक्शन 3 में है। तो इस तरह ये आप देख पा रहे हैं, ये जनवरी जो है ओरिजिनल सीटेट का क्वेश्चन पेपर, आप उसको आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। 9 जनवरी जो 2023 में जो सीटेट का जो एग्जाम हुआ था पेपर 1 के लिए, इसी का ये क्वेश्चन पेपर को आप लोगों के लिए आज लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, जो आपको फुल्ली डिस्कशन होगा इस क्वेश्चन पेपर का, ईवीएस का, जो 9 जनवरी 2023 में यह पूछा गया क्वेश्चन पेपर है, जो आपका पेपर 1 के लिए है। चलिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सीटेट में पेपर 1 में ही ईवीएस होता है, बाकी तो पेपर 2 में तो नहीं होता है, वहाँ तो उसका तो सब्जेक्ट वाइज होता है, इसमें 60 नंबर का सब्जेक्ट होता है। तो ये आपका ईवीएस आपका क्या पेपर 1 के लिए ही है। तो बाकी तो जो है कॉमन 3 पेपर, जो आपका सीडीपी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, जो सबके लिए कॉमन है। तो ईवीएस आपका पेपर 1 के लिए जो, और सभी को पेपर 1 तो सबके लिए है, चाहे वो 1 to 5 हो या फिर 6 to 8 हो, सभी के लिए पेपर 1 होता है। तो इसलिए सबके लिए अच्छा, सबके लिए फ़ायदेमंद यह वीडियो होगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का यह सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष लखनऊ, जो कि आपका उत्तर प्रदेश की राजधानी है, और जयपुर राजस्थान की राजधानी है, की दिशाएं क्रमशः है। देखिए, आपका भारत की राजधानी की स्थिति में जो है के सापेक्ष जो है, भारत की राजधानी कहाँ है? दिल्ली। तो दिल्ली के सापेक्ष में जो आपका है
दिल्ली के सापेक्ष में जो आपका भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली। दिल्ली के सापेक्ष में जो आपका बोल रहा है कि लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, जयपुर जो कि राजस्थान की राजधानी है, तो उसमें दिशाओं का क्रम कैसा होगा, दिल्ली से जो दिशा का क्रम कैसा होगा। तो ये तो आपको मैप वाला क्वेश्चन है, आप मैप को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम बता देते हैं। और आप जानते हैं कि 61 से लेकर के 90 नंबर तक आपका क्या होता है, EVS का क्वेश्चन होता है। और 30 नंबर जो कि आपको सभी का टारगेट होना चाहिए 30/30, यानी 30 आउट ऑफ 30 लाने का सोचेंगे। 1-2 नंबर कम आ गया कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि EVS उतना डिफिकल्ट तो है नहीं, आप ला सकते हैं। 15 नंबर का तो पेडागोजी होता है। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 61 का आंसर हो जाएगा V नंबर ऑप्शन हो जाएगा दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम। क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम। जो आपका लखनऊ जो है वो क्या है, दिल्ली से जो है दक्षिण पूर्व में है, और जो जयपुर का जो वो क्या है, वो स्थिति क्या है, वो दक्षिण पश्चिम में, यानी वो लखनऊ जो है वो पूर्व में है दिल्ली से, और क्या बोलते हैं दक्षिण पूर्व में दिल्ली से जो है, दिल्ली से जो है लखनऊ की स्थिति दक्षिण पूर्व में है, और आपका जयपुर की स्थिति दक्षिण और पश्चिम में है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 61 का। और बहुत ज़्यादा क्या बोलेंगे, आप प्रीवियस ईयर कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कीजिए, आपका बहुत अच्छा स्कोर आप कर पाएंगे, ये भरोसा है। आप उसको करके देखिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन रहता है और हर बार रिपीट करता है, इसलिए आप मैक्सिमम, और मेरा कोशिश रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए एग्ज़ाम तक करा पाएँ, अधिक से अधिक जितना हो सके सभी पेपर का, पेपर 1, पेपर 2 और बाकी जो भी सब्जेक्ट वाइज ये भी करने का कोशिश करेंगे। इससे क्या होगा, आपका तैयारी आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय तो है ही नहीं, 1-1.5 महीना बचा हुआ, उसी में आपको अच्छा करना है। चलिए, तो 61 का हो जाएगा। दिल्ली से जो आपका लखनऊ और जयपुर की जो स्थिति है, दक्षिण पूर्व में दिल्ली है, दिल्ली से लखनऊ है, और जयपुर आपका दक्षिण पूर्व पश्चिम में है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, 61 का भी। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन। 62 नंबर क्वेश्चन आपका ये ऑप्शन नहीं दिख रहा है, चलिए थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। अब देखिए, एक अध्यापिका की नियुक्ति महाराष्ट्र के एक विद्यालय में हुई है। वह भोजन के विषय में पढ़ा रही है तथा वह भरली भांगी का उदाहरण देता है, जो कि एक व्यंजन है जो बना है, किससे बना है। देखिए, एक अध्यापिका की नियुक्ति जो है महाराष्ट्र के एक विद्यालय में हुई है, वह भोजन के विषय में पढ़ा रही है, और वह भरली भांगी का उदाहरण देती है, जो कि एक व्यंजन है जो बना है, किससे बना है, छोटे छोटे। चलिए, तो इसको हम थोड़ा सा जूम करके दिखा रहे हैं, आप क्वेश्चन समझ में आ गया। ऑप्शन को थोड़ा सा हम जूम कर रहे हैं ताकि आप लोगों के लिए अच्छा से विजिबिलिटी हो सके। चलिए, अब देखिए, तो ये बोल रहा है जो व्यंजन है भरली भांगी, तो वो आपका क्या है, छोटे छोटे भरवा बैगन से बनता है, या फिर सादा दाल और दम पुख्त स्टू से बनता है, या फिर ताज़ी पॉम्फ्रेट मछलियों का मलाईदार व्यंजन है, या फिर आलू, फूल गोभी तथा टमाटर की करी है। तो जो महाराष्ट्र का बच्चा है, ये मराठी टीचर है, उसके लिए तो वो तो क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा ये क्वेश्चन करना, क्योंकि वो वहाँ से बिलोंग करता है, तो वो क्या करेगा, वो चीज़ को समझता है। लेकिन जो नहीं है तो उसके लिए तो जानना पड़ेगा, तो कहाँ से जानेंगे, तो बुक में है, पढ़ेंगे तो आप जान जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, 62 का जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, छोटे छोटे भरवा बैगन से बनता है। जो आपका जो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, छोटे छोटे भरवा बैगन। यह क्या था, व्यंजन का नाम क्या था आपका, व्यंजन जो था आपका भरली भांगी। मराठी में जो एक व्यंजन है जो कि आपका भोजन है, जो उसको खाया जाता है, तो ये क्या है, भरली भांगी। क्या था, भरली भांगी। तो वह भरली भांगी का उदाहरण दे रहा है, तो वह किस चीज़ से मिलकर बना एक व्यंजन है। तो ये आपका क्या है, छोटे छोटे जो आपका क्या है, भरवा बैगन से बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। भरली भांगी किससे बनता है, भांगी बनता है किससे, छोटे छोटे भरवा बैगन से बनता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न को देखते हैं।
63 नंबर क्वेश्चन। 63 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? पक्षियों के पंख विभिन्न रंगों, आकारों एवं माप के होते हैं। इनके पंख उन्हें उड़ने में सहायता करते हैं तथा और क्या क्या करता है। देखिए, पक्षियों के पंख विभिन्न रंगों का होते हैं, तो बात तो आप सभी जानते हैं। आकारों एवं माप में भी अलग अलग होता है, ये भी आप जान रहे हैं। तो इनके पंख उड़ने में सहायता करते हैं, तो इसके अलावा और क्या करते हैं? तो वो विभिन्न प्रकार का भोजन, उन्हें गर्म रखते हैं, विभिन्न तरीक़ों से चलने में, या फिर उन्हें जलसह बनाने में। तो इस तरह का आपका इसको ऑप्शन आपका है यहाँ पे दिया हुआ। तो 63 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी और सी दोनों, बी और डी दोनों, या फिर बी सी डी, या फिर ए बी सी डी। तो 63 का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में क्या है आपका? बी और डी दोनों। तो क्या हो जाएगा? बी और डी दोनों। तो बी और डी का मतलब क्या हो गया? उन्हें गर्म रखते हैं, ठीक है, और दूसरा उन्हें जलसा बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह से जो आपका यह क्वेश्चन था आपका, पक्षी के पंख विभिन्न रंगों, आकार एवं माप के होते हैं। इनके पंख उन्हें उड़ने में सहायता करते हैं तथा उन्हें गर्म रखते हैं और उन्हें जलसा बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी क्वेश्चन को आप करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? ईवीएस में आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और किसी सेक्शन को हल्का और भारी में नहीं मापना है, सभी का लेवल एक है। आप सभी में मार्क्स 30 है और सभी का महत्व उतना ही है। आप किसी भी सेक्शन से आप नंबर लेके आ गए तो आपको यहाँ यह नहीं पूछा जाएगा कि आप सीटेट में कितना लाएं। आप नंबर लाएं, चाहे जैसे भी लाओ, चाहे ईवीएस में लेके आ जाओ, हिंदी में लेके आ जाओ, अंग्रेजी में लेके आ जाओ, सीडीपी में लेके आ जाओ, या मैथमेटिक्स में लेके आ जाओ। आप ओवरऑल आपको पास करना है, जितना मैक्सिमम हो सके आप नंबर लाना है, ज़्यादा से ज़्यादा अंक लाना है। क्वालिफाइंग से तो काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि आप क्वालिफाइंग करके क्या करेंगे? वहाँ तो आपको क्वालिफाइंग है, आपको ज़्यादा नंबर चाहिए। तो इसलिए आप सभी को पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा जिस पेपर में भी हो, सब में आपका नंबर का महत्व है। इसलिए सभी पेपर को इग्नोर किसी को नहीं करना है, नहीं तो फिर आपका स्कोर अच्छा नहीं हो पाएगा। चलिए, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी और डी दोनों। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। मेरा हमेशा कोशिश रहेगा 110 120 ऐसा लाने का, क्योंकि इससे कम बोला का तो फिर आप तो निगेटिव तो है ही नहीं, इसलिए आप ज़्यादा नंबर लाइए, उससे भी ज़्यादा लाइए और अच्छा रहेगा। तो इसके लिए सभी पेपर को आप पढ़िए, बराबर पढ़िए, पाँचों सेक्शन को पढ़िए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़्यादा कीजिए, बस आपका सीटेट क्लियर आपका हो जाएगा। अब देखिए 64 नंबर क्वेश्चन। जो पशु अंडे देते हैं उनकी निम्नलिखित विशेषताएं होती है। जो पशु अंडे देते हैं उनकी क्या विशेषताएं होती है? उनकी बाहरी कान एवं शरीर पर बाल होते हैं, या फिर उनके आंतरिक कान एवं शरीर पर बाल होते हैं, या उनके आंतरिक कान होते हैं एवं शरीर पर बाल नहीं होते हैं, या फिर उनके बाहरी कान होते हैं एवं शरीर पर बाल नहीं होते हैं। देखिए, सभी पशु तो अंडे नहीं देते हैं। जो पशु अंडे देते हैं उनकी क्या विशेषता होती है? तो उनकी जो विशेषता होती है, तो जो भी पशु अंडे देती है उनकी क्या विशेषता होती है? तो आपका ये जो आंसर हो जाएगा, उनके आंतरिक कान होते हैं और शरीर पर बाल नहीं होते हैं, ऐसा तो नहीं है। तो क्या हो जाएगा? आंतरिक कान होते हैं और शरीर पर बाल होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये वाला हो जाएगा। तो ये लिखने में थोड़ा सा इधर उधर हो गया। देखिए ए बी डी, इधर क्या हो गया आपका? बी की जगह डी लिख दिया, सी की जगह बी लिख दिया, डी की जगह सी लिख दिया। तो आपका इधर उधर ऑप्शन में कर दिया है। तो अब देखते हैं, उनकी बाहरी कान होते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 64 का डी हो जाएगा। उनके आंतरिक कान होते हैं, उसके अंदर कान जो है क्या अंदर में होता है, आपको कान दिखाई नहीं देता है। जो भी पशु है जो अंडा देता है, जैसे पक्षी ही मान के चलिए, जो भी पशु तो वो पक्षी ही है। तो अंडा देने वाला जो भी है तो उसका कान क्या होता है? वो आंतरिक होता है, मतलब कान अंदर से मतलब अंदर में होता है, दिखाई आपको नहीं देता है वो आपको। और बाकी जो है वो जो अंडा देने वाला नहीं, उसका कान क्या होता है? वो बाहर में होता है। जैसे मनुष्य का कान बाहर में होता है, अब गाय बैल ये सब का कान क्या होता है? बाहर में होता है, जो दिखाई देता है कि ये कान है। तो आंतरिक कान जो होता है वो क्या होता है? जो कान शरीर के अंदर होता है, जो दिखाई नहीं देता है, और शरीर में बाल होते हैं। और जितने भी पशु जो अंडा देने वाले होते हैं उसका शरीर में क्या होता है? बाल होता है। आप देखिए सभी पक्षी क्या अंडा देते हैं तो उसका बाल होता है ना शरीर में? हाँ होता है। तो बाल शरीर में होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट हो जाएगा।
आंतरिक कान होता है और बाल शरीर में होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। डी नहीं, यहाँ पे बी की जगह पे है, वो आपका बी ही मान के चलिए, लेकिन यहाँ पे डी लिख दिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी ही है इसको, क्योंकि लिखने में वो क्रम गलती कर दिया है। तो ऑप्शन नंबर वी मान के चलिए कि वो आंतरिक कान एवं शरीर पर बाल होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्योंकि अंडा देने वाला आप जानते ही भी हैं कि कौन सा पशु या पक्षी अंडा देते हैं, तो उसका कान आंतरिक होता है और बाल शरीर में होता है। चलिए, उस पहली भारतीय महिला का नाम जिन्होंने एवरेस्ट पर्वत की चोटी पर कदम रखा और राष्ट्र ध्वज जिसका नाम तिरंगा है गाड़ा तथा कई फोटो भी खींची, वो जो है भारतीय महिला का क्या नाम है? कर्णम मल्लेश्वरी, सुनीता विलियम्स, सूर्यमणि और बछेंद्री पाल। तो यहाँ पर आपको एक तो भारतीय महिला होना चाहिए, पहला बात भारतीय महिला हो, उसके बाद वो एवरेस्ट पर्वत चोटी पर कदम रखा हो और वह राष्ट्रध्वज जो है तिरंगा जो वो गाड़ा और कई बार वो फोटो भी खींची, तो वह महिला क्या है? वो महिला कौन है? तो आपका बछेंद्री पाल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका सही हो जाएगा। बछेंद्री पाल जो है क्या वो पहली भारतीय महिला है जो एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ाई की और उसने जाकर के एवरेस्ट पर्वत पर जाकर के क्या किया? राष्ट्रध्वज फहराया। चलिए, तो ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा बछेंद्री पाल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है 66। निम्नलिखित में कौन सा कथन मणिपुर के संबंध में सही है? देखिए, मणिपुर के लिए कौन सा कथन सही है? देखिए, आप मणिपुर के लिए इन्फॉर्मेशन को आपको जानना होगा, तो इस तरह का क्वेश्चन के लिए कोई भी स्टेट दे सकता है और सभी स्टेट के बारे में थोड़ा भौगोलिक जानकारी आपको रखना है। चलिए, मणिपुर का अर्थ है जेवरों का देश। लावनी मणिपुर का लोक नृत्य है। लोक टक ताल जाना जाता है फूमदी नामक गोलाकार तैरते हुए दलदलों के लिए। और फिर चौथा है आपका मणिपुर बांस के उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इस तरह का आपका यह स्टेटमेंट है। इसमें कौन कौन स्टेटमेंट मणिपुर के लिए सही है और कौन कौन गलत है, तो जो आपको सही है उसको आपको बताना है। तो यहाँ पर केवल ए बी सी डी, इधर ए बी सी, इधर ए बी डी, इधर ए और सी। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है थोड़ा सा करना बहुत थोड़ा सा कठिन हो जाता है, लेकिन आप प्रयास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आसान हो जाएगा। इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, ए बी और डी। ए बी और डी मतलब मणिपुर का अर्थ होता है जेवरों का देश, ये तो सही है, एकदम स्टेटमेंट सही है। और लावनी मणिपुर का लोक नृत्य नहीं है। लावनी कहाँ का है? महाराष्ट्र का। लावनी कहाँ का है? महाराष्ट्र का। देखिए, आप इससे पकड़ लीजिएगा, यदि आपको ये चीज़ पता रहेगा तो आप इसको आप जानिएगा कि लावनी कहाँ का है? महाराष्ट्र का। तो आप उसको गलत कर दीजिएगा, क्योंकि आपको नहीं पता है तो आप फिर आप गलत कर सकते हैं। अब देखिए, लोकटक ताल, लोकटक ताल जो है, ताल जो आपका क्या हुआ, कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो ये तो आपका इसमें तो बी तो है नहीं। तो इसका जो आंसर होगा, आप यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक कर दिया। यहाँ पे आपका बी नहीं होगा, बी के जगह पे क्या होगा? सी होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए? या बी नहीं होगा, क्या होगा? इसको सी कर दीजिए तो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये मतलब हो जाएगा ए बी नहीं, क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर होगा आपका क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए बी नहीं, बी तो नहीं होगा, क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा और डी हो जाएगा। ये आपका सही होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी आपका है, तो यहाँ बी में क्या है आपका? ए बी डी दिया है, जो कि ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे आपका क्या चाहिए? ए बी डी नहीं होगा, क्या होना चाहिए? बी की जगह पे क्या होगा? सी होगा, तब जाकर के आपका सही होगा ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि आप जानते हैं लावनी जो है वो क्या है? महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। मणिपुर ये तो आपका ये गलत है। और लोकटक ताल जाना जाता है फूमादी नामक गोलाकार तैरते हुए के लिए, तो ये भी सही है आपका, सी भी सही है। और आपका मणिपुर बांस के उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है, यह भी आपका डी सही है। ए बी डी नहीं होगा, क्या होगा? ए सी डी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी में थोड़ा करेक्शन होगा, आपका बी की जगह सी होगा, क्योंकि आपका यहाँ पे ए बी सी दिया है, तो सी तो बी तो नहीं होगा ना, बी में तो आपका लावनी है, तो यहाँ पे ये बी तो
गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो इस तरह से AC ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पर आपका ABD नहीं होगा, ACD होगा। आप क्वेश्चन को करेक्शन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया टाइपिंग में। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, कार्य ऐसी चीज़ है जो हम करते हैं। कार्य ऐसी चीज़ है जो हम करते हैं यश कमाने के लिए, मनोरंजन के लिए, अपने को व अन्य लोगों को सहारा भरण पोषण के लिए या ऊर्जा बचाने के लिए। कार्य हम लोग क्यों करते हैं, कार्य करने के पीछे क्या उद्देश्य है। तो कार्य एक ऐसी चीज़ है जो हम लोग करते हैं, तो किस उद्देश्य से करते हैं। तो यह आपका जो है केवल C है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। कार्य हम लोग जो करते हैं वो किसके लिए, तो आपका केवल C। तो ऑप्शन केवल C मतलब अपने को व अन्य लोगों को सहारा और भरण पोषण के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि यश कमाने के लिए या फिर मनोरंजन के लिए, ऐसा कुछ नहीं। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, केवल C। अपने को व अन्य लोगों को सहारा भरण पोषण के लिए हम लोग कार्य करते हैं। चलिए अगला प्रश्न। ये इस तरह का प्रश्न बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है इस तरह का, और बहुत ज़्यादा गलती होने का संभावना भी ज़्यादा रहता है। चलिए, हाथियों के झुंड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। उनके झुंड में हमेशा 2 या 2 से अधिक नर हाथी होते हैं। उनके झुंड में सारे नर हाथी होते हैं तथा हाथी के बच्चे मादा हाथियों के साथ रहते हैं। नर हाथी झुंड के साथ 14-15 वर्ष की आयु तक रहते हैं और उनके झुंड में केवल मादा एवं हाथियों के बच्चे रहते हैं। देखिए तो कौन सा कथन सही है और क्या गलत है। देखिए ए तथा बी तथा सी तथा डी और ए तथा डी। तो इस तरह का जो प्रश्न है बहुत ज़्यादा गलती होने का संभावनाएं रहता है, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन को बहुत अच्छा से करना होता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर C। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C, क्योंकि इसमें बहुत सारा जानकारी को आपको रखना होगा तो जाकर के आपका सही होगा। चलिए ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। C और D मतलब कहने मतलब उनके झुंड में 2 या उससे अधिक नर हाथी होते हैं, यह गलत बात है। ऐसा कोई बात नहीं है कि उसमें तो झुंड में तो मादा हाथी और छोटा बच्चा होता है। अब देखिए उनके झुंड में सारे नर हाथी होते हैं तथा हाथी के बच्चे मादा हाथियों के साथ रहते नहीं। सभी नर हाथी रहते झुंड में नहीं, झुंड में नर नहीं घूमता है। चलिए ये भी गलत है। तो C और D क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। नर हाथी झुंड के साथ 14-15 वर्ष की आयु तक ही रहता है। उसके बाद जब 14-15 साल का जब रहता है नर हाथी, तब तक आपका झुंड में रहता है जिसमें बच्चा रहता है। बच्चा हाथी और मादा हाथी ही झुंड में घूमता है। 14-15 साल की उम्र के बाद वर्ष के बाद वो नर हाथी क्या होता है, वो अकेले घूमता है। बाकी छोटा बच्चा और जो जिसमें 14-15 से कम रहता है उसमें नर हाथी झुंड में घूमता है, और बाकी जब और मादा लोग झुंड में रहता है और छोटा बच्चा जो 14 से नीचे का है, 14-15 से नीचे का। और D नंबर उनके झुंड में केवल मादाएं तथा हाथियों के बच्चे रहते हैं। तो यही बात सही है, C और D क्या है सही है। यानी मादाएं और जो बच्चा है, बच्चा में आपका नर भी आ जाएगा और मादा भी आ जाएगा, क्योंकि जो बच्चा जो है वो क्या है 14 से 15 साल का बच्चा है तो वो तो झुंड में रहेगा। जब बड़ा हुआ तब ना वो अकेले घूमेगा। जब छोटा है तो उसको तो वो क्या करता है, शिकार कर लेगा ना। जब नर हाथी छोटा हाथी रहेगा और वो अकेले घूमेगा तो क्या होगा, उसको तो दूसरा कोई उसको शिकार कर लेगा। इसलिए वो अपनी मादा के साथ, मम्मी के साथ वो घूमती है, और जब तक वो छोटा रहता है उसके बाद तो वो अकेले, फिर वो मजबूत जब बड़ा हो जाता है फिर वो झुंड में नहीं रहता है। चलिए तो आपका इस प्रश्न का उत्तर C और D दोनों होगा, ऑप्शन नंबर C। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16, कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में गोलकोंडा किले का मानचित्र दिया गया है और इस पर दाहिने नीचे की ओर पैमाना छपा हुआ है कि पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। तो इस तरह का जो इस मानचित्र पर आप फतेह दरवाज़ा पर फटन चेरू दरवाज़ा के बीच की दूरी जो है आपका 152 सेंटीमीटर है। तो इस दोनों स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक दूरी क्या है। ठीक है, ऐसे लिखा है 5-2 सेमी, ऐसे लिखा है 15-2 सेमी। तो इन दोनों के स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक दूरी क्या है। तो देखिए तो इसकी जो वास्तविक दूरी है आपका 69 का, तो इसकी वास्तविक दूरी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा 1.672 किलोमीटर, 1.672 किलोमीटर। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा C, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं।
70 नंबर क्वेश्चन आपका, सोना की सहेली तारा मिजोरम से है। सोना की सहेली तारा जो वो कहाँ से, मिजोरम से है। और तारा को हिंदी बोलने में परेशानी होती है क्योंकि मिजोरम में बोली जाने वाली भाषा, प्रमुख भाषाएं हैं आपका क्या है, खासी, असमी, मिजो, लुसई, कुकी, या आपका फिर क्या, मेतलोन अंग्रेजी, या फिर माओ बंगाली। तो सोना की जो सहेली वो कहाँ है, तारा जो है कहाँ से है, मिजोरम से। और तारा को हिंदी बोलने में परेशानी होती है क्योंकि वहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती है मिजोरम में। तो वह कौन कौन भाषाएं मिजोरम में बोली जाती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मिजो और लुसई कुकी। क्या है, मिजोरम में कौन भाषा बोली जाती है, मिजो, आपका फिर लुसेई और आपका तीसरी भाषा क्या है, कुकी। ये तीनों भाषा जो है आपका मिजोरम में बोली जाती है, जो कि हिंदी उतना अच्छा से नहीं बोली जाती है। इसलिए तारा को हिंदी बोलने में परेशानी होती है क्योंकि बहुत सारा स्टेट है जहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती अच्छा से, क्योंकि उसका जो मुख्य भाषा वो हिंदी नहीं है। जैसे गुजरात में गुजराती बोली जाती है, बंगाल में बंगाली, महाराष्ट्र में मराठी, और आपका क्या है, कर्नाटक में कन्नाड़ी, तमिलनाडु में तमिल। तो इस तरह का आपका बहुत सारा राज्य है जो अपना अपना भाषा है, जिसके कारण वहाँ पर हिंदी को बोलने में परेशानी होती है। कुछ स्टेट है जैसे दिल्ली हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, सब में क्या होता है, हिंदी बोली जाती है। तो वो तारा सोना की जो सहेली तारा वह मिजोरम से है और वहाँ पे मिजोरम में तारा को हिंदी बोलने में परेशानी होती है क्योंकि वहाँ मिजो, लुसई और कुकी बोली जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, पेट्रोलियम तथा कोयले को अनवीकरणीय ईंधन कहा जाता है क्योंकि, देखिए पेट्रोलियम तथा कोयले को अनवीकरणीय ईंधन कहा जाता है क्योंकि प्रदूषण फैलाते हैं, महंगे होते हैं, प्रभावी आसवन के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, या फिर बनने में कई साल लगते हैं। इसलिए ये जो आपका सही उत्तर होगा, बनने में कई साल लगते हैं इसके कारण। देखिए अनवीकरणीय ईंधन क्या है, अनवीकरणीय ईंधन का मतलब होता है जिसका संसाधन क्या है, सीमित है, मतलब उसका भंडारण क्या है, सीमित है। बहुत ज़्यादा आप प्रयोग में लाने के बाद वो एक बार समाप्त हो जाएगा, तो उसको बनने में लाखों करोड़ों साल उसको लग जाते हैं। इसलिए वो क्या है, अनवीकरणीय संसाधन होते हैं। तो और पेट्रोलियम और कोयला क्या है, वो अनवीकरणीय संसाधन है, जो कि उसको पेट्रोलियम को समाप्त हो जाएगा तो बनने में उसको बहुत दिन लगता है क्योंकि उसका संसाधन क्या है, लिमिट है, और वह क्या है, संसाधन उसका सीमित है और उसको बनने में बहुत दिन लगते हैं। इसलिए जो है क्या, वो ऐसा नहीं कि पेट्रोलियम और कोयला महंगे होते हैं जिसके कारण अनवीकरणीय ईंधन, ऐसा कोई बात नहीं, और नहीं प्रदूषण का बात, ये सब बात गलत है। अनवीकरणीय ईंधन का मतलब होता है जो जिसका संसाधन आपका सीमित है और उसको बनने में कई वर्षों लग जाते हैं, इसलिए उसको अनवीकरणीय संसाधन या ईंधन कहे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। और वैसा ईंधन जो जिसका संसाधन असीमित है और उसको बनने में बहुत ज़्यादा दिन नहीं लगता है, उसको क्या बोलते हैं, नवीकरणीय संसाधन। जैसे हो गया हवा, हो गया पानी, हो गया, ये सब क्या है, नवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि आज कंप्लीट खत्म होगा फिर कल बन जाएगा। तो वो सब इसका संसाधन क्या है, असीमित है, भंडारण असीमित है, उसको बोलते हैं नवीकरणीय संसाधन या फिर नवीकरणीय ईंधन। तो आपका क्या है, पेट्रोलियम और कोयला क्या अनवीकरणीय ईंधन है क्योंकि वह उसको बनने में कई साल लगते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं क्योंकि उन्हें इसकी ज़रूरत होती है। देखिए पर्वतारोही जो होता है, जो पर्वत पर जो चढ़ता है, ऊंचा ऊंचा जो पर्वत होता है, जो एवरेस्ट पर चढ़ना या फिर कोई भी बहुत सारा जो बहुत ऊंचा जो पर्वत होता है, उस पर चढ़ाई करने वाले लोग जो अपने साथ क्या ले जाते हैं, ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाते हैं। क्यों ले जाता है, इसी को आपको बताना है, क्यों ज़रूरत पड़ता है, क्यों आवश्यक है उसको साथ में सिलेंडर ले जाने का। तो पर्वतारोही अपने साथ सिलेंडर ले जाता है ऑक्सीजन का। तो इसका कारण क्या है, तो इसका कारण जो आपका क्या है, सांस लेने के लिए, क्योंकि अधिक ऊंचाइयों पर ऑक्सीजन की मात्रा कम मिलती है, इसके लिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका
आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन इसलिए ले जाती है, ऑक्सीजन का सिलेंडर इसलिए जाती है क्योंकि सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी होती है और ऑक्सीजन को जरूरत पड़ता है सांस लेने के लिए। बिना ऑक्सीजन से सांस ले नहीं पाएंगे और बहुत ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा क्या हुआ कम होते जाता है, इसलिए वहाँ पर ऑक्सीजन के सिलेंडर साथ में ले जाता है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। क्यों जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएगा ऑक्सीजन की मात्रा में कमी होता है, इसलिए वो सांस लेने में दिक्कत होता है, इसके कारण वो साथ में ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाता है। अगला प्रश्न है आपका 73 नंबर क्वेश्चन। अरब सागर के 3 भारतीय तटवर्ती प्रदेश है। अरब सागर के जो 3 भारतीय तटवर्ती जो राज्य है उसका नाम बताना है। कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पुदुचेरी, गोवा, महाराष्ट्र, केरल और तेलंगाना, केरल, कर्नाटक। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका, सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी गोवा, महाराष्ट्र और केरल। आप जो यहाँ पर जान पा रहे हैं कि अरब सागर के जो 3 भारतीय तटवर्ती जो राज्य है वो कौन कौन है, गोवा, महाराष्ट्र और केरल। गोवा, महाराष्ट्र और केरल। अरब सागर के 3 जो है आपका भारतीय तटवर्ती प्रदेश कौन कौन है, गोवा, महाराष्ट्र और केरल। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। चलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 74 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान का पारंपरिक नृत्य जिसमें घूंघट वाली जो महिला नृत्यांगनाएं सिर पर 7 से 9 पीतल के घड़ों को संभालती है, यह क्या कहलाता है। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आप लोग टीवी पे देखे होंगे, न्यूज़ में देखे होंगे कि राजस्थान का जो पारंपरिक नृत्य है इसमें घूंघट क्या करता है, घूंघट वाली महिला जो है नृत्यांगनाएं जो नाचती है, डांस करती है, अपना प्रतिभा दिखाती है, अपना जो सेलिब्रेट करती है अपना नृत्य को, डांस को, तो वह घूंघट वाली जो महिला जो डांसर होती है वो सिर पर 7 से 9 पीतल के घड़ों को संभालती है। तो वह नृत्य क्या कहलाता है, वह जो नृत्य वह क्या कहलाता है। ये जो तो कालबेलिया, कथक, भवाई या फिर 13 ताली, तो इसको क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, भवाई। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भवाई। जो नृत्य होता है राजस्थान में, जो घूंघट वाली महिलाएं जो नृत्यांगनाएं होती है, जो सिर पर 7 से 9 पीतल के घड़ों को संभालती है और वो डांस करती है, वो जो अपना कला को प्रदर्शित करती है, वह कला क्या कहलाती है, उस कला का नाम क्या है, भवाई। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। आप सभी देखे होंगे टीवी पे, तो आपका भवाई कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न आपका, क्योंकि कथक तो आप जान रहे हैं उत्तर प्रदेश का है। अगला प्रश्न, मधुबनी एक प्रसिद्ध, देखिए मधुबनी का जो पेंटिंग होता है वो आप जान रहे हैं बिहार का पेंटिंग है। तो यहाँ पे आपका पूछ रहा है मधुबनी एक प्रसिद्ध है, क्या है, झील है जो राजस्थान में है, बिहार की शॉल है, या फिर आंध्र प्रदेश की बुनी हुई साड़ी है, या फिर बिहार की एक प्रकार की लोक कला चित्रकारी है, या फिर बिहार का एक स्थान है। देखिए तो कौन कौन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी का मतलब डी और ई, मतलब कहने का मतलब हो गया क्या, पहला बात तो मधुबनी एक क्या है, प्रसिद्ध बिहार की एक प्रकार की लोक कला चित्रकारी है। ऑप्शन नंबर डी। दूसरी बात कि बिहार का एक स्थान है, मधुबनी क्या है, बिहार का एक स्थान है जो बिहार के एक जिले का नाम है। तो ऑप्शन नंबर डी और ई सही हो जाएगा। यह सब गलत है कि झील है राजस्थान में, ये गलत है। बिहार की एक शॉल है, ये भी गलत है। आंध्र प्रदेश की एक बुनी हुई साड़ी है, सब कुछ नहीं। तो क्या है, बिहार की एक प्रकार की लोक नृत्य लोक कला चित्रकारी है मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी का जो चित्रकला है वह बिहार की एक प्रमुख लोक कला चित्रकारी है, और वो जो कि और मधुबनी का एक जगह का नाम भी है जो आपका बिहार का एक जो बिहार राज्य का एक जिला है जो मधुबनी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। डी और ई दोनों सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शोभित किताब में एक चित्र देखता है जिसमें लड़कियों को गोटियां खेलते तथा लड़कों को क्रिकेट खेलते हुए दिखाया गया है।
वो अपने अध्यापक से पूछता है कि लड़के और लड़कियां अलग अलग क्यों खेल रहे हैं, लड़के गोटियां क्यों खेल रही है और लड़कियां क्रिकेट क्यों नहीं खेल रही है। तो इस तरह का जो सवाल जब आप मन में आता है तो यह जो इसी का जो यहाँ पे रीजन है कि कौन से पर्यावरण अध्ययन शिक्षण उद्देश्य इस घटना में सम्मिलित है। ऐसा जो देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है कि ऐसा होता भी है। तो ये इसके लिए कौन सा जो पर्यावरण का जो अध्ययन का जो शिक्षण है वो किस तरह का उद्देश्य इसमें सम्मिलित है, किस घटना का। तो उच्च स्तरीय आलोचनात्मक सोच विकसित करना या फिर व्यापक सांस्कृतिक नज़रिया एवं सौंदर्य के प्रति संवेदना विकसित करना या फिर अवलोकन और चित्रण के आधार पर समझ विकसित करना या फिर सामाजिक घटना के बारे में जिज्ञासु बनाने के लिए संज्ञानात्मक क्षमता विकसित करना। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा आपका 76। ये सब क्वेश्चन बहुत ही रेयर में आपसे सही होगा क्योंकि आप अच्छा से उसको नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सबका एक दूसरे से रिलेटेड है, सबको बढ़िया से आपको करना होगा, तो जाकर के आपको बहुत प्रैक्टिस का जरूरत है इस तरह क्वेश्चन को सही करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, ACD का मतलब हो गया उच्च स्तरीय आलोचनात्मक सोच विकसित करना, ये भी सही है। फिर आपका सी अवलोकन और चित्रण के आधार पर समझ विकसित करना, यह भी सही है। और आपका डी है आपका सामाजिक घटना के बारे में जिज्ञासु बनाने के लिए संज्ञानात्मक क्षमता विकास करना, यह भी आपका सही है। जो कि बी क्या है वो गलत है। बी आपका क्या है, गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि व्यापक सांस्कृतिक नज़रिया एक सौंदर्य के प्रति संवेदना विकसित करना, यह बात गलत है। ये बात क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ACD मतलब उच्च स्तरीय आलोचनात्मक सोच विकसित करना और आपका अवलोकन और चित्रण के आधार पर समझ विकसित करना। और तीसरा आपका है सामाजिक घटना के बारे में जिज्ञासु बनाने के लिए संज्ञानात्मक क्षमता विकसित करना, यह सभी सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ACD। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में था, आप पढ़ लिए क्वेश्चन में कि लड़कियाँ क्रिकेट क्यों नहीं खेलती है और लड़कियाँ गोटी क्यों खेलती है। इसका कारण जो पर्यावरण जो अध्ययन के लिए जो शिक्षण का जो उद्देश्य है ये आपका था, जो आपको इस क्वेश्चन में आपको देखने को मिला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये इस तरह का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और सभी क्वेश्चन क्या है, समय लेने वाला प्रश्न होता है। अब देखिए, अब 77वां क्वेश्चन आपका पर्यावरण अध्ययन। देखिए थोड़ा सा जूम कर देते हैं, उसके बाद में विकल्प जब आएगा तो छोटा कर देंगे। पर्यावरण अध्ययन के एक शिक्षक के रूप में आप कक्षा 2 के अपने विद्यार्थियों के समक्ष विषय जो है ऋतुएं प्रस्तावित करना चाहते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन जो है एक उत्तम शिक्षण शास्त्रीय युक्ति होगी। तो क्या होगा, संप्रदाय ऋतुएं समझाने के लिए चार्ट एवं पुस्तकों का उपयोग करेंगे या फिर सैमपट पर लिखे विषय वस्तुएं को बाद में समझाने के लिए ऋतुओं के वीडियो का उपयोग करेंगे, या फिर तीसरा विकल्प आपका है ऋतुओं पर लिखे लेख पढ़ने के लिए समाचार पत्रों का उपयोग करेंगे, या फिर चौथा आपका ऋतुओं के विषय में रुचि का विकास करने के लिए भोजन की आदतों, पहनने की वस्त्रों और संदर्भित स्थानीय साहित्य का उपयोग करेंगे। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका 77 का डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 77 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा डी। क्या, ऋतुओं के विषय में रुचि का विकास करने के लिए भोजन की आदतों, पहनने के वस्त्रों और संदर्भित स्थानीय साहित्य का उपयोग करने को कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। इस तरह से क्या हो जाएगा, इस तरह से करने से क्या हो जाएगा, आपका जो पर्यावरण अध्ययन का जो एक शिक्षक के रूप में जो आप कार्यरत हैं, उससे क्या होगा, विद्यार्थियों के समक्ष विषय वस्तुएं जो है ऋतुएं प्रस्तावित करना चाहते हैं। तो इस तरह का आपका क्या हो जाएगा, एक उत्तम शिक्षण शास्त्रीय युक्ति है, जो आपको आप ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिलता है कि ऋतुओं के विषय में रुचि का विकास करने के लिए भोजन की आदतों, पहनने के वस्त्रों और संदर्भित स्थानीय साहित्य का उपयोग करना ही क्या है आपका एक अच्छा शिक्षण युक्ति है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन से कथन आकलन की प्रकृति की सही व्याख्या करते हैं। देखिए यहाँ पर आपका 4 क्या है,
कथन है जिसका आकलन आपको प्रकृति का सही व्याख्या करता है। तो इसमें कौन कौन जो आपका कथन है जो आपका प्रकृति का सही आकलन करता है। तो पहला ऑप्शन आपका है, पहला कथन जो आपका है, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया का एक अंग है जो सतत चलता रहता है। चलिए दूसरा कथन आपका है, विद्यार्थियों के उपलब्धि स्तर तथा उन्हें क्या नहीं आता है के बारे में अवगत कराता है। या फिर तीसरा, सीखने में आई बाधाओं का पता लगाकर उन्हें दूर करने में सहायक है। या फिर चौथा, विद्यार्थियों की सीखने की प्रवृत्ति, रुचि एवं पूर्व अनुभवों के बारे में अवगत कराता है। तो इस तरह का आपका इसका कथन दिया हुआ है। तो इसका जो आकलन की जो प्रकृति की जो सही व्याख्या है इसमें कौन सा सही होगा। तो आपको ए बी और सी, बी सी और डी, ए सी और डी, या फिर ए बी और डी। तो इस तरह का जो सवाल होता है वो बहुत ही दुर्लभ प्रकृति का सवाल है, जो बहुत ही कम सही होने का चांसेस होता है यदि आप अच्छा से तैयारी नहीं करते हैं। ऊपरी तैयारी करेंगे सुपरफुल सीएस, तो फिर आपका इस तरह क्वेश्चन आप करने में आप असफल ही रहेंगे, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन को आप बहुत अच्छा से करने का ज़रूरत है। चलिए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए सी डी, ए सी डी। जो कथन का जो आकलन की प्रकृति का सही व्याख्या क्या है, ए सी और डी, ऑप्शन नंबर सी। 78 का क्या हो जाएगा सी। इसका मतलब हो गया शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया का एक अंग है जो सतत चलता है, ये आपका सही है। फिर अगला देखिए, सीखने में आई बाधाओं का पता लगाकर उन्हें दूर करने में सहायक है, ये भी सही है। और चौथा आपका तीसरा जो आपका है, विद्यार्थियों के सीखने की प्रवृत्ति, रुचि एवं पूर्व अनुभवों के बारे में अवगत कराता है, यह भी आपका सही है। जो कि आपका बी जो है क्या हुआ स्टेटमेंट गलत है। विद्यार्थियों के उपलब्धि स्तर तथा उन्हें क्या नहीं आता के बारे में अवगत कराता है, ये आपका गलत स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ए सी एंड डी, यह सभी स्टेटमेंट जो है ए सी और डी का स्टेटमेंट जो आपका क्या हुआ वह क्या है, कथन को जो है वो आकलन की प्रकृति की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 79 नंबर क्वेश्चन, कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के रूप में पाठ जो है आपका है, जो बोलती इमारतें के लिए आपको, ये पाठ का जो नाम है आपका बोलती इमारतें। कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के रूप में आप हैं और वहाँ पे एक पाठ आपके लिए, आप उसके लिए चर्चा कर रहे हैं बच्चों को, जो कि पाठ का नाम है बोलती इमारतें। तो आपको विद्यार्थियों को ऐतिहासिक इमारतों को प्रस्तुत करने की जो है आवश्यकता है। बोलती इमारतें के लिए जो क्या करना है, आपको विद्यार्थियों के समक्ष आपको एक ऐतिहासिक इमारतों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। आप क्या सोचते हैं कि कौन सी विधि सर्वथा जो है उत्तम होगी, क्योंकि आप इमारत के बारे में पढ़ा रहे हैं और पाठ का नाम है बोलती इमारतें। तो इसके लिए आपको वहाँ पर आपको ब्लैक बोर्ड में आपको क्या है, विद्यार्थियों के समक्ष आपको ऐतिहासिक इमारतों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। तो आप क्या सोचते हैं इसके विषय में, आप इसका जो सार्थक विधि आपका क्या होगा, जो सर्वथा उत्तम होगा। तो क्या होगा, ऐतिहासिक इमारतों से संबंधित आभासी सैर, ऑनलाइन खेल और पहेली, या फिर ऐतिहासिक इमारतों पर परिच्छेद पठन, या फिर स्थानीय ऐतिहासिक इमारतों का भ्रमण और तत्पश्चात उन पर चर्चा, या फिर ऐतिहासिक इमारतों का भूतकाल समझाने के लिए व्याख्यान चर्चा विधि। तो इस तरह का जो सवाल है, इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इस तरह का जो क्वेश्चन है उसके लिए आपको पहले स्थानीय ऐतिहासिक इमारतों का भ्रमण करना है, तत्पश्चात उन पर चर्चा करना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आप कोई भी ऐतिहासिक स्थानीय जो ऐतिहासिक इमारत है उस पर वहाँ पर जाके घूमिए, वहाँ पर बच्चों को दिखाइए, उसके बाद फिर उस पर चर्चा कीजिए, तो ये आपका जो है उपयुक्त विधि होगा और वह सर्वथा उत्तम होगा। क्योंकि आप घर बैठे बैठे आप ताजमहल का बात कह देना, यह जो है वो एक अच्छा शिक्षण विधि नहीं है। क्योंकि आप यहाँ से ताजमहल का क्या वर्णन कर सकते हैं, ताजमहल अच्छा होता है, अच्छा तो होता है, ठीक है, ताजमहल संगमरमर से बना होता है, यह भी ठीक है। तो ऐसे में आपका शिक्षण का विधि आप वहाँ पे जो घर बैठे यदि आप इस चीज़ को आप बता दे रहे हैं, तो ये आपका सर्वथा जो है उत्तम विधि नहीं है। इसके लिए क्या करना होगा, आप बच्चे को ले जा करके ताजमहल ले जाइए,
घुमाइए, दिखाइए, उसके बाद समझ में आएगा ताजमहल खूबसूरत होता है कि ताजमहल किससे बना हुआ है या ताजमहल का क्या है। क्योंकि आप ब्लैक बोर्ड में ताजमहल दिखा देना या फिर किताब का फ़ोटो दिखा देना, इससे आपका जो है विधि उपयुक्त नहीं होगा। तो इसके लिए एक पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्थानीय ऐतिहासिक इमारतों का भ्रमण और तत्पश्चात उन पर चर्चा करना होगा, तब जाकर आपको ये आपका विधि सर्वथा उत्तम होगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 80 नंबर क्वेश्चन है। अध्यापक विद्यार्थियों से एक चींटी का चित्र बनाने को कहते हैं। देखिए, अध्यापक विद्यार्थियों से एक चींटी का चित्र बनाने को कहते हैं और कुछ जो है आपका विद्यार्थी चींटी के 4 पैर बनाते हैं, जबकि कुछ 6 और कुछ 8 पैर बनाते हैं, तो अध्यापक को क्या करना चाहिए। देखिए, बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है जो हर अध्यापक और अध्यापिका को इस तरह का प्रश्न का मतलब उसको जानकारी होना चाहिए कि इसका क्या जवाब होगा। क्योंकि आप एक शिक्षक बनना चाह रहे हैं या एक शिक्षक बनना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या है, ये सब चीज़ का आपको जानकारी होना चाहिए, या नहीं है तो आप जान लीजिए, तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि आप शिक्षक या शिक्षिका बनना चाहते हैं या चाह रहे हैं, इसके लिए आपका यह सब प्रश्न आपको पेडागोजी का तो बिल्कुल अच्छा से अध्ययन कीजिए, तो जाकर के आप एक अच्छा शिक्षक बन सकते हैं। चलिए, तो यह जो है, तो इसमें आपका क्या कहना है, देखते हैं आपको क्या करना चाहिए। यह करना चाहिए कि चींटी के 6 पैर होते हैं, 4 या 8 नहीं होते हैं, या फिर यह कहना चाहिए कि जिन विद्यार्थियों ने 6 पैर बनाए हैं वे सही हैं और बाकी सभी गलत हैं, या फिर उन्हें चींटी का चित्र दिखाकर पैरों की संख्या देखने के लिए कहना चाहिए, या फिर उन्हें आवर्धक लेंस देकर चींटी के पैरों की संख्या को देखने के लिए कहना चाहिए। ये बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है और इसका क्या है, उसका उत्तर भी क्या है, उससे भी मज़ेदार है। तो चलिए, इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। उन्हें आवर्धक लेंस देकर चींटी के पैरों की संख्या को देखने के लिए कहना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिना देखे समझे 4 है तो 4, 6, 4, आपको पहले पता करिए, उसका कारण देखिए, रीजन जानिए, क्या आप गिन तो सकते हैं ना। तो इसलिए आप एक अच्छा शिक्षक हैं, आप एक अच्छा शिक्षक बनना चाहते हैं, तो इसके लिए ऐसा सवाल से बचिए और ऐसा सवाल का जवाब थोड़ा सा सोच समझ कर कीजिए जो सही हो, उपयुक्त हो, क्योंकि आपको एक अच्छे शिक्षक के रूप में जाना जाएगा। तो अध्यापक विद्यार्थियों से एक चींटी का चित्र बनाने को कहते हैं और कुछ विद्यार्थी चींटी के 4 पैर बनाते हैं और कुछ 6 या कुछ 8 बनाते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। यह कहना बिल्कुल गलत होगा कि चींटी के 6 पैर होते हैं और 4 या 8 नहीं होते, यह कहना गलत है। चलिए, यह भी कहना गलत हो जाएगा कि जिन विद्यार्थियों ने 6 पैर बनाए हैं वे सही हैं, बाकी क्या वो सभी गलत हैं, यह भी कहना गलत हो जाएगा। और यह उन्हें चींटी का चित्र दिखाकर पैरों की संख्या देखने को लिए कहेंगे, ये भी आपका गलत है। आप उसको यह कहेंगे कि उन्हें आवर्धक लेंस देकर चींटी के पैरों की संख्या को देखने के लिए कहना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अब देखिए, और भी मज़ेदार प्रश्न ये भी है। कक्षा 4 के पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आपको विद्यार्थियों को अंतरिक्षियों का संप्रत्यय प्रस्तावित करना है, इसलिए आप कौन से प्रक्रम का अनुसरण करेंगे। देखिए, आप कक्षा 4 के पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में हैं, आपको विद्यार्थियों को अंतरिक्षियों का संप्रत्यय प्रस्तावित करना है, इसलिए आप कौन से प्रक्रम का अनुसरण करेंगे। क्या करेंगे कि विद्यार्थियों को अंतरिक्षियों की परिभाषा समझाइए और याद करने के लिए कहिए, या फिर अंतरिक्षियों पर एक व्याख्यान दीजिए, या फिर भारत के अंतरिक्षियों की आत्मकथाएं साझा कीजिए और उनकी मुख्य विशेषताओं को इंगित कीजिए, या फिर आपका चौथा विकल्प है अंतरिक्षियों की कहानियाँ साझा कीजिए और विद्यार्थियों को विषय को समझने में सहायता कीजिए। तो इस तरह का जो सवाल है, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएगा। क्या कहेंगे, भारत के अंतरिक्षियों की आत्मकथाएं साझा कीजिए और उनकी मुख्य विशेषताओं को इंगित कीजिए। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, 81 का सी हो जाएगा। कि क्या होगा, भारत के अंतरिक्षियों की आत्मकथाएं साझा कीजिए और उनकी मुख्य विशेषताओं को इंगित कीजिए। चलिए, अब अगला प्रश्न आपका, यश ने अपने अध्यापक से पूछा, कुछ भोजन उत्पादों के पैकेट पर हरे गोले क्यों हैं जबकि कुछ भोजन के उत्पादों के पैकेट पर लाल गोले बने हैं। तो अध्यापक समझाते हैं
कि हरे गोले शाकाहारी खाने तथा लाल गोले मांसाहारी खाने को सूचित करते हैं, तो अध्यापक ने विद्यार्थियों को विभिन्न भोजन के उत्पादों के पैकेट देखकर उन्हें शाकाहारी अथवा मांसाहारी जो है आपका में सूचीबद्ध करने को कहा। तो इस गतिविधि में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं शामिल है? पहचान, कल्पना, पूर्वाग्रह और वर्गीकरण। तो इसका जो सही उत्तर होगा 82 का क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि आपका सही हो जाएगा। ए और डी दोनों, मतलब पहचान भी और दूसरा वर्गीकरण भी, क्योंकि आप पहचानेंगे तब जा करके वर्गीकरण कर पाएंगे। क्योंकि आपको बता दिया हरा रंग का जो है वो आपका क्या है, हरा रंग का जो पैकेट में जो निशान है आपका वो किस चीज़ को दिखा रहा है? हरा रंग का जो पैकेट में जो निशान है उसको आपका हरे गोले शाकाहारी खाने को तथा लाल गोले जो है मांसाहारी खाने को सूचित करता है। तो आपका इसमें दो चीज़ ये बता रहा है कि आपका एक पहला तो हरा और गोला पहचान कीजिए, उसके बाद उसका वर्गीकरण कीजिए कि हरा गोले शाकाहारी के लिए है और लाल गोले मांसाहारी के लिए। तो इसमें दोनों हो जाएगा आपका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? आप सूचीबद्ध करेंगे तो उसका ए और डी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी पहचान और वर्गीकरण। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। पहले पहचान कीजिए तब जाके वर्गीकरण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 83। एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के रूप में अपने विद्यार्थियों को पर्यावरण से संबंधित समकालीन मुद्दों से परिचित करवाना है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से आप किसे प्राथमिकता देंगे? देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले सुनिए अच्छा से, ध्यान से देखिए। एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के रूप में अपने विद्यार्थियों को पर्यावरण से संबंधित समकालीन मुद्दों से परिचित करवाना है। ठीक है, तो आपको जो है आप निम्नलिखित में से आप किसको प्राथमिकता देंगे कि आप एक अच्छे पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक हैं और आपको विद्यार्थियों को पर्यावरण से संबंधित समकालीन मुद्दों से ही आपको परिचित करवाना है। तो आप किसको प्राथमिकता देंगे? क्या विद्यार्थियों को समाचार चैनल देखने के लिए कहेंगे, या फिर विद्यार्थियों को घर पर समाचार पत्रों का ग्राहक बनने के लिए कहेंगे, या फिर कक्षा में संबंधित लेखों का उल्लेख करेंगे एवं उनको साझा भी करेंगे, या फिर घर पर समाचार पत्र पठन को सुनिश्चित करने के लिए माता पिता से बात करेंगे? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा आपका 83 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। 83 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कक्षा में संबंधित लेखों का उल्लेख करेंगे एवं उनको साझा भी करेंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका सही हो जाएगा। 83 का क्या हो जाएगा? सी। कक्षा में संबंधित लेखों का उल्लेख करेंगे एवं उनको साझा भी करेंगे। क्योंकि क्वेश्चन था आपका कि एक पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप हैं और अपने विद्यार्थियों को पर्यावरण से संबंधित जो है समकालीन मुद्दों से परिचित करवाना है। तो इस स्थिति में आप किसे प्राथमिकता देंगे? तो कक्षा में संबंधित लेखों का उल्लेख करेंगे और उनको साझा भी करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 84 जॉन और हाथों की सहायता से जंतुओं की परछाई बना रहा है। जॉन जो है वह अपने हाथों की सहायता से जंतुओं की परछाई बना रहा है और वह विद्यार्थियों से यह अंदाज़ा लगाने को कहता है कि परछाई में कौन सा जानवर बन रहा है। तो इस गतिविधि में जो है आप कौन सी प्रक्रिया शामिल करेंगे? अनुमान, अवलोकन, निष्कर्ष या फिर वर्णन। बहुत ही अच्छा प्रश्न है जो कि महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंस है, और इस तरह क्वेश्चन का जो है वो संख्या बहुत ज़्यादा रहता है और बहुत इसलिए ये सभी क्या है आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स आपको दिलाएंगे, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन को बहुत लोग नहीं कर पाएंगे या फिर बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा 84 का वी हो जाएगा। वी ए बी सी क्या हो जाएगा? ए बी सी। वो क्या करेगा? अनुमान लगाएगा, उसके बाद फिर क्या करेगा? अवलोकन करेगा, फिर लास्ट में क्या करेगा? जो है निष्कर्ष में पहुंचेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए बी सी। चलिए अनुमान, अवलोकन और निष्कर्ष। क्योंकि आपका किसी को परछाई बना देंगे और आपको पूछेगा कि ये कौन सा जो जानवर बन रहा है, तो वहाँ पे आपको अनुमान, अवलोकन और निष्कर्ष तीनों पर पहुँचना होगा, तब जाकर आपका इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न। पर्यावरण अध्ययन में एकीकृत परिप्रेक्ष्य या फिर संगठित परिप्रेक्ष्य निम्नलिखित में से किसे निर्दिष्ट करता है? क्या निर्दिष्ट करता है पर्यावरण अध्ययन में एकीकृत जो है परिप्रेक्ष्य जो है वो क्या निर्दिष्ट करता है? तो विज्ञान एवं सामाजिक अध्ययन से पूरी जानकारी, या फिर सामाजिक अध्ययन एवं पर्यावरण शिक्षा से पूरी जानकारी, या फिर विज्ञान एवं पर्यावरण शिक्षा से पूरी जानकारी, या फिर विज्ञान सामाजिक अध्ययन एवं पर्यावरण शिक्षा से पूरी जानकारी। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 85 का डी हो जाएगा।
विज्ञान, सामाजिक अध्ययन एवं पर्यावरण शिक्षा से पूरी जानकारी। विज्ञान, सामाजिक अध्ययन एवं पर्यावरण शिक्षा से पूरी जानकारी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। रीनी ने अध्यापक से पूछा पौधे के तने गोल क्यों होते हैं। रीनी ने अध्यापक से पूछा पौधे के तने गोल क्यों होते हैं, चौकोर क्यों नहीं। तो अध्यापक को क्या करना चाहिए। देखिए ऐसा प्रश्न यदि कोई विद्यार्थी आपसे पूछे, क्योंकि आप एक पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक हैं, तो आप क्या जवाब देंगे कि कोई बच्चा कोई स्टूडेंट आपसे पूछे कि पौधे के तने गोल क्यों होते हैं, चौकोर क्यों नहीं होते। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए। आप एक अच्छे अध्यापक हैं जो पर्यावरण अध्ययन का, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, देखते हैं जो सही क्या है। अध्यापक को विद्यार्थियों से कहना चाहिए कि वे इस बारे में उच्च कक्षाओं में सीखेंगे, या फिर अध्यापक को विद्यार्थियों को समझाना चाहिए कि गोल तने का कारण गुरुत्वाकर्षण है, या फिर अध्यापक को विद्यार्थियों से तने के गोल आकार होने के कारण सोचने के बारे में कहना चाहिए, या फिर अध्यापक को विद्यार्थियों को बाग में घूमने ले जाना चाहिए तथा विभिन्न तनों के आकार देखने के लिए कहना चाहिए। तो इस तरह का जो आंसर होगा आपका, क्या होगा इसका सही आंसर। तो 86 क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी और डी। क्या हो जाएगा, सी और डी। आपको क्या करना है, अध्यापक को विद्यार्थियों से तने के गोल आकार होने के कारण सोचने के बारे में कहना चाहिए, और आपका स्टेटमेंट डी है, अध्यापक को विद्यार्थियों को बाग में घूमने ले जाना चाहिए तथा विभिन्न तनों के आकार देखने के लिए कहना चाहिए। इससे वो खुद संतुष्ट हो जाएगा कि जो है पौधे के तने गोल क्यों होते हैं और चौकर क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि उसको खुद एनालिसिस वो कर लेगा। और वो जो क्या करेगा, पहले जाएगा, जाकर क्या करेगा, वो अनुमान लगाएगा, देखेगा, अवलोकन करेगा, फिर वो जाकर के निष्कर्ष तक पहुंच जाएगा कि पौधे का जो है तने गोल होते हैं, चौकर क्यों नहीं होते हैं। क्योंकि वो जाकर के अध्यापक को यही करना चाहिए कि अध्यापक को कहना चाहिए कि विद्यार्थियों से तने के गोल आकार होने के कारण सोचने के बारे में कहना चाहिए, और फिर उसे को ले जाकर के बाग बगीचा में ले जाकर घूमने ले जाना है। इससे वो खुद एनालिसिस कर लेगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। एक पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक होने के नाते आप ऐसा काम करेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी और डी दोनों। चलिए अगला प्रश्न, आपको अध्यापक हैं तो आप उसको विद्यार्थी को तने से गोल आकार होने के कारण पर सोचने के लिए कहना है चाहिए, और वही अध्यापक को विद्यार्थियों को जो है बाग में घूमने ले जाना चाहिए तथा इससे विभिन्न तनों के आकार के लिए वो देखने के लिए कहना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न, अब 87 नंबर क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सी विधियां पर्यावरण अध्ययन के संपादन में प्रभावी हो सकती है। कौन सी विधि है पर्यावरण का जो आपका क्या है, पर्यावरण अध्ययन के संपादन में प्रभावी हो सकती है। चौक एवं टॉक विधि, व्याख्यान विधि, भूमिका निर्वहन विधि, कहानी सुनना विधि। तो इसके लिए जो है कौन सा विधि जो है उपयुक्त है जो पर्यावरण अध्ययन के लिए संपादन में प्रभावी हो सकता है। तो इसके लिए इसका जो सही उत्तर होगा आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी तथा डी। चलिए क्या हो जाएगा, भूमिका निर्वहन प्रभावी हो सकता है, या फिर आपका डी कहानी सुनना। यह दोनों क्या है आपका एक अच्छा ये जो विधि है आपका पर्यावरण अध्ययन के जो संपादन में जो प्रभावी हो सकता है, क्या हो, भूमिका निर्वहन और कहानी सुनना। ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों। चलिए अगला प्रश्न, अब 88 नंबर क्वेश्चन, एक पर्यावरण अध्ययन अध्यापक विद्यार्थियों को उनकी मम्मी का वर्णन करने वाली कविता लिखने को कहती है, और पंपी अपनी कविता पढ़ती है, और मेरी मम्मी मीठी है जैसी मिष्टी दोई। कुछ विद्यार्थी मिष्टी दोई का अर्थ नहीं जानते हैं। देखिए, एक पर्यावरण अध्ययन अध्यापक विद्यार्थियों को उनकी मम्मी का वर्णन करने वाली कविता लिखने को कहती है, और पंपी अपनी कविता, पंपी जो है
एक विद्यार्थी का नाम है। पंपी अपनी कविता पढ़ती है और मेरी मम्मी मीठी है जैसे मिष्टी दोई। कुछ विद्यार्थी मिष्टी दोई का अर्थ नहीं जानते हैं। तो यदि आप पंपी के अध्यापक हैं, तो आप क्या करेंगे? विद्यार्थियों को मिष्टी दोई लाकर खिलाएंगे, या फिर विद्यार्थियों को मिष्टी दोई का अर्थ स्थानीय भाषा में बताएंगे, या फिर विद्यार्थियों को मिष्टी दोई लाकर दिखाएंगे, या फिर विद्यार्थियों को मिष्टी दोई कैसे बनता है समझाएंगे। तो यह जो आपका इसका जो सही उत्तर होगा आपका 88 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वी। 88 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वी। विद्यार्थियों को मिष्टी दोई का अर्थ स्थानीय भाषा में समझाएंगे, ना कि आपको उसको लाकर खिलाएंगे, या फिर और नहीं लाकर उसको दिखाएंगे, और ना ही उसको कैसे बनता है मिष्टी दोई उसको बताएंगे। ऐसा कुछ नहीं, अब कुछ नहीं करना है। आप मिष्टी दोई लाकर खिलाना नहीं है, और ना ही मिष्टी दोई लाकर उसको दिखाना है, और ना ही मिष्टी दोई कैसे बनता है उसको आपको समझाना है। कुछ नहीं करना है। मिष्टी दोई का मतलब आपको विद्यार्थियों को जो है स्थानीय भाषा में बताएंगे। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। क्योंकि बच्चा स्थानीय भाषा में सुनना, ये जो समझने में स्थानीय भाषा जो होता है, क्षेत्रीय भाषा में समझना, उसके लिए काफ़ी आसान हो जाता है और वह अच्छा से समझता भी है। इसलिए छोटे बच्चा का क्लास जो है 1 to 5 में आपको स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग ज़्यादा करें, ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। चलिए अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे पर्यावरण अध्ययन के पाठचर्या की विशेषता है। प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे पर्यावरण अध्ययन के पाठचर्या की विशेषता है विद्यार्थियों को नए उत्पादों के आविष्कार में लगाना, ज्ञान अर्जित करने पर केंद्रित होना, विद्यार्थियों में सामाजिक भावनात्मक कौशलों को विकसित करना, या फिर आपका चौथा विकल्प है विद्यार्थियों को जीविकोपार्जन में सहायता करना। चलिए, तो ये जो आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे पर्यावरण अध्ययन के पाठचर्या की विशेषता क्या होगा? तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा आपका, विशेषता जो हो जाएगा आपका, प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे पर्यावरण अध्ययन के पाठचर्या की जो विशेषता है वो आपका क्या है? तो इसका जो विशेषता होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विद्यार्थियों में सामाजिक भावनात्मक कौशलों को विकसित करना, इसकी क्या हो जाएगा? विशेषता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे पर्यावरण अध्ययन के पाठचर्या की विशेषता क्या है? तो विद्यार्थियों में सामाजिक भावनात्मक कौशलों को विकसित करना जो है वह क्या हुआ? पर्यावरण अध्ययन के पाठचर्या की विशेषता। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका, और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आप सभी शिक्षक बंधु इस चीज़ को जानते हैं कि पेपर 1 का जो ईवीएस का जो होता है क्वेश्चन पेपर, वो आपका सेक्शन 3 में रहता है, और आपका 61 से लेकर के 90 नंबर तक आपका 30 क्वेश्चन आपका ईवीएस से पूछा जाता है, जो पर्यावरण अध्ययन होता है। तो इसका यह लास्ट क्वेश्चन है, और आपका 30 क्वेश्चन इसके साथ ही आपका यह कंप्लीट हो जाएगा। चलिए तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन में समूह चर्चा करना चाहिए, पर्यावरण अध्ययन में समूह चर्चा कराना चाहिए, इससे सार्थक ज्ञान का निर्माण होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस तथ्य की सर्वोत्तम व्याख्या है? देखिए, पर्यावरण अध्ययन में जो समूह चर्चा जो है वो कराना चाहिए, तो इससे सार्थक ज्ञान का जो निर्माण होता है। तो इनमें से जो कथन, इसमें जो निम्नलिखित कथन है, तो इस तथ्य की सर्वोत्तम व्याख्या किस कथन इसकी सर्वोत्तम व्याख्या को करता है? तो सामाजिक संपर्क के माध्यम से अधिगम सरल हो जाता है, या फिर विचार और अनुभव दूसरे के साथ साझा किए जाते हैं, या फिर प्रत्येक बच्चा अपनी राय व्यक्त करने हेतु स्वतंत्र होती है, या फिर प्रत्येक प्रतिक्रिया को बिना आलोचना स्वीकार किया जाता है। तो इस तरह का जो उत्तर होगा इसका जो सही उत्तर होगा आपका 90 का क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? विचार और अनुभव दूसरों के साथ साझा किए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन आपका है पर्यावरण अध्ययन में समूह चर्चा कराना चाहिए, इससे सार्थक ज्ञान का निर्माण होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस तथ्य की सर्वोत्तम व्याख्या करता है? तो आपका कौन करता है कथन? तो विचार और अनुभव दूसरों के साथ साझा किए जाते हैं, ये आपका सर्वोत्तम जो है क्या हुआ? व्याख्या करता है इस कथन को। जो आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। और इस प्रश्न के साथ ही आपका जो है ईवीएस का आपका
ईवीएस का जो आपका 30 प्रश्न था, महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किया, जो बहुत ही महत्वपूर्ण था, जो प्रीवियस ईयर से था। और फिर आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में आपका और भी सेट को लेकर के आप लोगों के लिए आएंगे। तब तक के लिए सभी को थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।